हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपिया के चित्रीगाम कला इलाके में गत शनिवार से जारी मुठभेड़ आज रविवार सुबह समाप्त हो गया है। यहाँ छिपे 2 अन्य आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। कल से आज तक यहाँ 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं जिला अनंतनाग के बिगबहाड़ा क्षेत्र के सिमठान गांव में छिपे आतंकियों में से एक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यहां अभियान अभी भी जारी है। वहीं पिछले 3 दिनों की बात करें तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ अभियान चल रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 11 आतंकियों को मार गिराया है। ये संख्या अभी और बढ़ेगी। सिमठान गाँव में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है। देश में कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई है। कोरोना के खिलाफ हमारे पास अभी सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। इसी मुहिम को और तेज करने के लिए आज से देश भर में कोरोना उत्सव शुरू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। देश भर में आज से महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से देश भर में टीका का उत्सव शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिकतम योग्य लाभार्थी का टीकाकरण करना है। टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्य योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि टीका उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में वो टीका लगवाएं। राजद सुप्रीमो यानी आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआई का कहना है कि विशेष अदालत ने लालू को अलग अलग धाराओं में 7-7 साल मतलब कुल 14 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में आधी सजा काटने का मतलब 7 साल की सजा पूरी करने से है। इस लिहाजा से लालू प्रसाद को जमानत नहीं दी जा सकती है। लालू की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से किए गए जवाब में कहा गया है कि रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एक धारा में 7 साल और दूसरी धारा में फिर से 7 साल की सजा सुनाई है। कोच बिहार में 4 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है। चुनाव आयोग ने वहां 3 दिन तक किसी भी नेता के जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग यानी ईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ईसी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा है कि एमसीसी का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख ले। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को एमसीसी का नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और नेता की ओर से बिना मास्क लगाए प्रचार करने की घटनाओं को इंगित किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आयोग की ओर से पिछले साल जारी कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है तो वो रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेंगे। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि हाल के हफ्तों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। आयोग के संज्ञान में चुनावी सभाओं और प्रचार की ऐसी घटनाएं आई हैं जहां दिशा निर्देशों को धता बताकर शारीरिक दूरी और मास्क लगाने के मानकों का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस ने फ्रेंच न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राफेल लड़ाकू विमान खरीद में बिचौलिए के लेन देन की कथित भूमिका को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई जानकारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए राफेल सौदा में लेन देन के कथित भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि राफेल सौदा के स्कैंडल में पैसे किसने लिए, इस सौदे के अनुबंध से भ्रष्टाचार विरोधी प्राविधानों को किसने हटाया और बिचौलियों को किसने रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेज उपलब्ध कराए। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान
महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल के अपने पहले मैच में खराब प्रदर्शन के बाद उनके गेंदबाजों को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा। जीत के लिए 179 रनों का लक्ष्य दिल्ली ने 3 विकेट खोकर 8 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया। शिखर धवन के 85 और पृथ्वी शॉ ने 72 रन की पारियां खेली। धोनी ने कहा कि हम बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे, गेंदबाज अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके और बेहद ढीली गेंद डाली। उन्होंने सबक ले लिया है और आगे वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेगी, यानी कि दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी दिल्ली। नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। वर्ल्ड बैंक ने डॉक्टर गिल को इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन यानी IFI ग्लोबल प्रैक्टिस ग्रुप का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वो एम अहयान कोसे का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 1 जून 2021 से शुरू होगा। डॉक्टर गिल अभी ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर और सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड ग्लोबल में सीनियर रिसर्च स्कॉलर है। बता दें कि डॉक्टर गिल इस नई जिम्मेदारी मिलने से पहले भी वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ उनका जुड़ाव लगभग 2 दशक पुराना है। यहाँ वो यूरोप और सेंट्रल एशिया के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट और 2019 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक जियोग्राफी के स्टाफ डायरेक्टर रह चुके हैं। एक अमेरिकी शिप के भारतीय समुद्री क्षेत्र में गुजरने पर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। भारत ने अमेरिका शिप USS जॉन पॉल जॉन्स के भारतीय EEZ क्षेत्र से गुजरने पर आपत्ति जाहिर की है। भारत ने नई दिल्ली और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन दोनों ही जगहों पर अमेरिकी शिप के बिना पूर्व अनुमति के भारतीय EEZ क्षेत्र से गुजरने की शिकायत दर्ज कराई है। भारत ने ये शिकायत डिप्लोमेटिक माध्यमों से दर्ज कराई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।